नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड नाउ। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। वर्ल्ड नाउ में हम आपको बताते हैं दुनिया भर की हर बड़ी खबर जिसका सीधा कनेक्शन आपसे आकर जुड़ता है, यानी उस खबर का इंपैक्ट सीधा आप पर होता है। वर्ल्ड नाउ में सबसे पहले बात करेंगे अमेरिका ईरान के समझौते के बारे में। क्या अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर का समझौता हो चुका है? रशियन सोर्सेज ये बता रहे हैं कि ऑलमोस्ट डील कंप्लीट हो चुकी है और बहुत जल्दी ये गुड न्यूज आने वाली है। रूस की समाचार एजेंसी का दावा है कि जल्द अमेरिका ईरान में समझौता हो सकता है। इस समझौते में होर्मुज का खुलना भी शामिल है। तो क्या ये राहत की बात है या फिर किसी आफत से पहले का बहुत बड़ा संकेत? क्या वाकई में ईरान अमेरिका के बीच सीजफायर होने जा रहा है? दावा तो यहां तक है कि मिडिल ईस्ट में वॉर भी थम जाएगा, लेकिन इसकी संभावना थोड़ी कम लगती है। मौजूदा सिचुएशन को देखें। ईरान अपनी मिसाइलों के साथ तैयार है। ईरान ने कहा है ना तो पहले सीजफायर था ना आगे सीजफायर होगा। अगर बात होगी तो सिर्फ तेहरान की शर्तों पर होगी। उधर अमेरिका ईरान पर और सैंक्शंस लगा रहा है। अमेरिका की जंग में एक ना चली तो वो मुंह छिपाकर ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध का खेल खेलने लगा है, जो पिछले 40 सालों से जारी है। तो क्या ऐसे में ईरान अमेरिका के बीच कोई डील हो सकती है? क्या अमेरिका ईरान में समझौता और सीजफायर मुमकिन है? बताएंगे आपको ईरान के जमीनी हालात के बारे में, अमेरिका के मौजूदा रणनीति के बारे में और रशियन सोर्सेस के बारे में जो ये दावा कर रहे हैं कि डील हो सकती है। इसके बाद वर्ल्ड नाउ में बात करेंगे अमेरिका की एक ऐसे मूव की जिसने पूरी दुनिया को इस वक्त टेंशन में डाल दिया है। अमेरिका ईरान को किसी भी कीमत पर घुटनों पर लाना चाहता है। ईरान की जिद वही की वही है और ईरान अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा है। इस वजह से अमेरिका ने एक बहुत खतरनाक प्लानिंग की है। अमेरिका ने ईरान के लिए दुनिया से दुश्मनी मोल लेने का फैसला कर लिया है। ईरान को घुटनों पर लाने के लिए अमेरिका ने कई देशों पर सैंक्शन और कार्रवाई करने का प्लान किया है। ईरान के व्यापार को रोकने की कोशिश की वजह से अब अमेरिका पूरी दुनिया से न सिर्फ अलग थलग होने की तैयारी कर रहा है, बल्कि पूरी दुनिया से दुश्मनी मोल लेने की तैयारी कर रहा है। क्या इससे दुनिया भर में ट्रंप के इस कदम से शांति आएगी या फिर जंगी ज्वाला और ज्यादा भड़केगी? और क्या ईरान के लिए दुनिया भर के ऊपर जो सैंक्शंस अमेरिका लगाएगा उसका अंजाम अमेरिका को भुगतना नहीं होगा? यह एक बहुत बड़ी आर्थिक सुनामी भी ला सकता है। दिखाएंगे आपको डिटेल से। इसके बाद वर्ल्ड नाउ में आपको लिए चलेंगे भारत के पड़ोसी मुल्क नेपाल, जहां पर तबाही की तस्वीरों ने पूरी मानवता को झकझोर कर रख दिया है, पूरी दुनिया को हिला दिया है। नेपाल एक बार फिर से एक त्रासदी की दहलीज पर दिखा। नेपाल में ग्लेशियर फटने से अचानक बाढ़ आ गई। 1000 से ज्यादा लोग लापता हैं। इसमें 150 से ज्यादा भारतीय हैं। नेपाल में अचानक से पानी आया और सब कुछ तबाह कर गया। ग्लेशियर फटने की वजह से तबाही बताई जा रही है, लेकिन सवाल ये कि आखिर ग्लेशियर क्यों फटते हैं, ये घटना कितनी बड़ी है? जितनी तस्वीरें अभी तक आई हैं और जो भी अपडेट है, और इसे लेकर भारत में, बिहार में कहां कहां अलर्ट दिया गया है, यह भी आपको डिटेल से बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं वर्ल्ड। आज की सबसे बड़ी खबर, क्या अमेरिका और ईरान के बीच डील फाइनल हो चुकी है और क्या मिडिल ईस्ट से गुड न्यूज आने वाली? क्या होर्मुज खुलने वाला है? सबसे पहले खबर जान लीजिए। बड़ी खबर यह है कि रूस की समाचार एजेंसी ने दावा किया है अमेरिका और ईरान के बीच डील होने जा रही है। ईरान अमेरिका युद्ध में एक बहुत बड़ी खुशखबरी के संकेत रूसी एजेंसी RIA नोवोस्टी के हवाले से मिल रही है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि ईरान और अमेरिका युद्ध विराम समझौते पर सहमत हो गए हैं और जल्द ही इसका औपचारिक ऐलान कर दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि समझौते में होर्मुज से जहाजों की मुफ्त आवाजाही की कंडीशन भी शामिल है और इस पर ईरान राजी भी हो गया है। रूसी एजेंसी RIA नोवोस्टी की माने तो दोनों देश युद्ध विराम यानी सीजफायर समझौते पर राजी हैं। एजेंसी ने पाकिस्तानी सैन्य अधिकारियों और ईरानी सुरक्षा सूत्रों के हवाले से जानकारी दी। और एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है, उसको भी आपको नहीं भूलना चाहिए। CIA जो कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी है, CIA के चीफ 8 घंटे तक रशिया में थे, जहां पर उन्होंने व्लादिमीर पुतिन से भी मुलाकात की और एक बहुत इंपॉर्टेंट दौरा इसे माना जा रहा है। उसके बाद रशियन न्यूज एजेंसी कंफर्म कर रहा है कि ईरान अमेरिका के बीच डील हो चुकी है, यानी अंडर टेबल कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पक रहा है। खैर, रिपोर्ट के मुताबिक प्रस्तावित समझौते में होर्मुज में जहाजों के बिना किसी रोक टोक के स्वतंत्र आवाजाही की अनुमति भी शामिल है, जो इस पूरे संघर्ष का सबसे मेन टॉपिक बना हुआ था। अमेरिका और ईरान के बीच हुए इस समझौते की आधिकारिक घोषणा कुछ ही दिनों में की जा सकती है, ऐसा रशियन न्यूज एजेंसी का दावा है।
हालांकि अभी तक दोनों ओर से इस खबर की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ अभी तक कोई बात नहीं बन पाई है, लेकिन अमेरिका ने इसके कुछ संकेत दिए हैं। अमेरिका ईरान जंग भले ही परमाणु कार्यक्रम को लेकर शुरू हुआ था, लेकिन बाद में आकर यह होर्मुज पर फंस गया और होर्मुज को लेकर अब रास्ता क्लियर होता दिख रहा है। चलिए देखते हैं नक्शे पर कि क्या रास्ता निकालने की तैयारी की जा रही है। ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, ये होर्मुज के नक्शे की तस्वीर है, जहां पर ईरान और ओमान मिलकर एक अलग रूट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आने का रास्ता अलग होगा और जाने का रास्ता अलग होगा, और इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें एक सिंगल लेन की व्यवस्था भी की गई है। यह होर्मुज का नया मॉडल होगा जिस पर इस वक्त काम किया जा रहा है, और माना यह जा रहा है कि इस पर बहुत हद तक सहमति बन गई है। पहले होर्मुज में आने का और जाने का रास्ता डिसाइडेड नहीं था, लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि न सिर्फ आने का बल्कि जाने का रास्ता भी होर्मुज में डिसाइड कर दिया गया है। इन रास्तों के अलावा अन्य जगहों पर ईरान के समुद्री माइंस हैं। हालांकि अमेरिका का दावा है कि उन समुद्री माइंस को क्लियर कर दिया गया है। जंग के बीच ईरान का दबदबा खत्म करने के लिए अमेरिका ने ओमान की ओर से 2 रास्ते बनाए, जिसमें एक रास्ता जाने के लिए और दूसरा रास्ता आने के लिए बनाया गया। लेकिन इन रास्तों पर ईरान को आपत्तियां थी, और इस रास्ते पर जो भी जहाज जाते थे वहां पर ईरान के मिसाइल और ड्रोन से अटैक होता था। इस वजह से अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत भी पटरी से उतर गई। ईरान का कहना था कि यह रास्ता ईरान के लिए खतरा है और ईरान इसे कभी मान्यता नहीं देगा, और अमेरिका ईरान के रास्ते को वैल्यू नहीं करता है, यानी कि मानता नहीं है। इसी के कारण ओमान और ईरान ने मिलकर एक तीसरा रास्ता बनाया, जो ओमान और ईरान के ठीक बीच में है, और यह एक सिंगल लेन होगा। इस सिंगल लेन में ईरान और ओमान का कंट्रोल होगा, लेकिन जहाजों की जांच ईरान ही करेगा। अमेरिका ईरान जंग में होर्मुज बंद होते ही अमेरिका की पूरी जंग की स्क्रिप्ट पलट गई। जो अमेरिका ईरान को अलग थलग करना चाहता था, वो खुद ग्लोबल सप्लाई चेन के संकट में फंस गया। इसके बाद शुरू हुआ कूटनीति का वो नाटक जिसे दुनिया सीजफायर के नाम से जानती है। जब बारूद से बात नहीं बनी तो अमेरिका ने अपना पुराना और सबसे आजमाया हुआ हथियार निकाला, इकोनॉमिकल डी-डे। नाम ऐसा दिया गया मानो एक झटके में तेहरान की अर्थव्यवस्था को पाषाण युग में भेज दिया जाएगा। ऐलान हुआ कि जो भी देश ईरान से 1 बैरल तेल भी खरीदेगा, व्यापार करेगा, उस पर अमेरिका पाबंदियों का हंटर चलाएगा। वॉशिंगटन को लगा कि इस बार ईरान की रीढ़ टूट जाएगी और गिड़गिड़ाता हुआ व्हाइट हाउस के दरवाजे पर आएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि अमेरिका खुद डील कर रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच में सीजफायर की खबर तब आई है जब अमेरिका ने ईरान पर नए सैंक्शंस लगाए। अमेरिका यह दावा कर रहा है कि वो आर्थिक सैंक्शन से ईरान को तोड़ देगा, लेकिन ट्रंप को याद रखना चाहिए कि अमेरिका ने पिछले 40 सालों से ईरान के साथ यही खेल किया है, और इस बार जब उसने खाड़ी में दादागिरी करने की सोची तो अमेरिका को उल्टा मुंह की खानी पड़ी। जंग में सब कुछ लुटाने के बाद अमेरिका को ख्याल आया कि अब आर्थिक सैंक्शन की बारी आ चुकी है। आखिरकार अमेरिका ने ईरान पर सैंक्शन क्या लगाया है, नया ईरान पर नए नए सैंक्शंस क्या हैं वो देख लीजिए जल्दी से। अमेरिका और ईरान के खिलाफ ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट शुरू किया है।
सीजफायर और समझौते के लिए ईरान पर आर्थिक दबाव बना रहा है। मकसद यह है कि ईरान की कमर तोड़कर उसे बातचीत की टेबल पर लाया जाए। ईरान से जुड़े करीब 60 संगठनों पर सैंक्शन लगाया गया है। ईरानी व्यक्तियों और जहाजों पर नए प्रतिबंध लगाए गए हैं। परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल नेटवर्क पर निशाने पर हैं। साइबर हमलों से जुड़े समूहों पर भी कार्रवाई हो रही है। तेल तस्करी करने वाले शैडो फ्लीट पर शिकंजा कसा जा रहा है। ईरान को मिलने वाली कुछ छूट फिर से निलंबित कर दी गई है। ईरान से कारोबार करने वाले देशों को अमेरिका ने चेतावनी दी है। रूस और भारत समेत कई देशों पर टैरिफ का दबाव बढ़ा रहा है। ट्रेजरी विभाग की चेतावनी है, ईरान से संबंध रखने पर सैंक्शन लगाए जाएंगे। अमेरिका का लक्ष्य यह है कि ईरान की आय के स्रोतों पर रोक लगाए। ईरान को आर्थिक रूप से पूरी दुनिया में अलग थलग कर देना चाहता है अमेरिका ने ईरान पर नए सैंक्शंस तो लगा दिए, लेकिन क्या नए सैंक्शन अब ईरान को तोड़ पाएंगे? ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता है, क्योंकि ईरान लंबे वक्त से अमेरिकी सैंक्शन झेल रहा है। बावजूद इसके ईरान जंग में अमेरिका को धूल चटा चुका है और इसी हार की वजह से अमेरिका ने नए सैंक्शंस लगाए, क्योंकि यह बात अमेरिका जानता है कि ईरान से इस इलाके में जंग जीतना लगभग नामुमकिन है। और यह बात भी यहां बहुत इंपॉर्टेंट है कि रशिया और चाइना अमेरिका के सैंक्शन को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। सैंक्शन लगाने के बीच खबर यह भी आ रही है कि ईरान और अमेरिका में सीजफायर पर बात बन रही है और इसकी औपचारिक घोषणा कुछ ही दिनों में हो जाएगी। अमेरिका और ईरान में समझौते और सीजफायर की बात अगर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर समझौता लागू होता है तो इससे क्षेत्र में जारी तनाव कम होने की उम्मीद बढ़ रही है। हर दिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं कि वो ईरान को हरा चुके हैं और जंग जीत चुके हैं, लेकिन जरा समझिए कि जो जंग जीत रहा होगा वो दूसरे पक्ष से क्यों कहेगा कि आप डील कर लो। अगर कोई जीत रहा होगा तो दूसरे हफ्ते सीजफायर के लिए हाथ पैर नहीं चलाएगा। जो जंग में जीतता है वो अपनी शर्तें तय करता है, लेकिन यह अमेरिका बार बार टेबल पर आता है और तेहरान हर बार प्रस्ताव को कूड़े की टोकरी में फेंक देता है। कुछ दिन पहले रूसी मीडिया ने कहा कि अमेरिका ईरान के बीच का सीजफायर एक्सटेंशन हो सकता है। ठीक उसी समय ईरान ने कहा कि कैसा सीजफायर, हम तो कभी सीजफायर के साथ रहे नहीं। तो क्या सिर्फ अमेरिका डील और समझौते का दबाव बना रहा था? आज फिर से अमेरिका और ईरान में सीजफायर की खबरें आ रही हैं, लेकिन इससे पहले भी कई बार सीजफायर और समझौते की कोशिश हुई। आखिर कब कब ईरान अमेरिका बातचीत की टेबल पर आए और क्या निकला, यह भी आपको मैं बता देता हूं। पहला युद्ध विराम अमेरिका ईरान के बीच जून 2025 में हुआ, जब 2025 में अमेरिका ने ईरान पर हमला किया था। 12 दिन की लड़ाई चली। 24 जून 2025 को हमला हुआ था। इसराइल और ईरान, अमेरिका ने मिलकर ईरान पर हमला किया था। इसके बाद अस्थायी युद्ध विराम हुआ। अमेरिका ईरान तनाव और परमाणु विवाद जारी रहा। उसके बाद दूसरा बड़ा सीजफायर 28 फरवरी के हमले के बाद अप्रैल 8, 2026 को देखने को मिला। पाकिस्तान की मध्यस्थता से करीब 2 हफ्ते का सीजफायर हुआ। ईरान ने 10 सूत्रीय शांति प्लान सामने रखा। ट्रंप ने सीजफायर को आगे बढ़ाने का फैसला किया। फिर इसमें पाकिस्तान की एक्टिविटी शुरू हुई। 14 जून 2026 जहां पाकिस्तान मेमोरेंडम बनाया गया। पाकिस्तान में अमेरिका ईरान के बीच अंतरिम समझौता हुआ। 7 दिन तक लड़ाई नहीं लड़ेंगे। होर्मुज खोलने पर बात बनी। लेबनान में हिजबुल्लाह इजराइल संघर्ष रोकने की भी बात हुई, लेकिन 2026 में जुलाई को सीजफायर टूट गया। होर्मुज में जहाजों पर हमलों के बाद तनाव फिर से बढ़ा। अमेरिका और ईरान ने एक दूसरे पर समझौता तोड़ने के आरोप लगाए। जुलाई में सीजफायर की डील पूरी तरह से डीरेल हो गई और अब लेटेस्ट सीजफायर जो है वो होने की बात कही जा रही है अगस्त 2026 में। 25 और 26 अगस्त के दरमियान यह दावा किया जा रहा है रशियन मीडिया के हवाले से कि डील ईरान और अमेरिका में हो चुकी है और बहुत जल्द इसकी औपचारिक घोषणा हो सकती है। लेकिन मुझे बहुत उम्मीद नहीं है, क्योंकि यह बात आज रशियन मीडिया के हवाले से आ रही है कि डील हो चुकी है। आप याद कीजिए, अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत के दौरे पर थे। तब भी उन्होंने कहा था कि कूटनीति के जरिए मामले का समाधान होना चाहिए। इसके बाद अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत के दौरे पर थे, जब उन्होंने कहा कि ईरान और अमेरिका के बीच डील हो चुकी है। ये उनके बयान, उनके शब्द हैं और बहुत जल्द राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद इसकी घोषणा करेंगे। इस बारे में वो ज्यादा कुछ ना बोले तो यही ठीक रहेगा। उन्होंने अपने बारे में ये रिमार्क दिया था और उन्होंने कहा था इसका ऐलान ट्रंप करेंगे। उसके बाद ट्रंप की ये तस्वीर सामने आई थी जब उन्होंने इस डील पर साइन किया था। लेकिन ये सब कुछ महज औपचारिकता ही बनकर रह गई।
अमेरिका के राष्ट्रपति का सिग्नेचर कागज का एक टुकड़ा, उससे ज्यादा कुछ नहीं ईरान के लिए। दूसरी ओर खबर यह भी आ रही है कि ईरान ने ओमान के साथ बातचीत शुरू कर दी है। ईरान ने एक बार फिर ओमान के साथ स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर समझौते की बात शुरू की है। खबर यह भी आ रही है कि ओमान के साथ ईरान का यह समझौता करीब करीब होने की उम्मीद है। इसके साथ समुद्री क्षेत्रों में मौजूद बारूदी सुरंगों को हटाने की योजना भी बनाई जा रही है और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जहाजों के लिए नया अस्थायी रास्ता भी तैयार किया जा रहा है। इस बात की पुष्टि ईरान के एक सीनियर डिप्लोमेट ने भी की है। ईरान के मुताबिक प्रस्तावित समझौते के लागू होने पर फिलहाल जहाजों के इस्तेमाल के लिए किए जा रहे दक्षिणी समुद्री मार्ग को बंद किया जा सकता है और यह रास्ता ओमान के तट के पास से गुजरता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त समुद्री मार्ग का हिस्सा है। अमेरिका यह मानकर चल रहा था कि ईरान बहुत ज्यादा दिनों का खिलाड़ी नहीं, लेकिन ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई जानते हैं कि अगर अमेरिका को जंग में उलझा कर रखा जाए तो अमेरिका को के गुरूर को तोड़ना बहुत बड़ी बात नहीं, और यही काम इस वक्त ईरान कर रहा है। अमेरिका जंग में हाफ चुका है। मुश्तबा की बिसात पर ट्रंप फंस चुके हैं और यहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। दुनिया को झुकाने का दावा करने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति पर्शियन गल्फ में लाचार नजर आए। लाख कोशिशों के बावजूद, बेहिसाब सैन्य ताकत के बावजूद होर्मुज आज तक बंद है। ईरानी चक्रव्यूह में फंसी ग्लोबल इकोनॉमी का गला घुट रहा है और मुश्तबा अमेरिका के खिलाफ जंग का फाइनल खाका तैयार कर रहे हैं। उधर अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के सामने मिड टर्म चुनाव की बहुत बड़ी चुनौती है। मिड टर्म चुनाव से पहले ट्रंप को ईरान के साथ समझौते की जरूरत है। डील के सहारे ट्रंप मिड टर्म चुनाव में अपनी बड़ी जीत का दावा करना चाहेंगे और ईरान से जंग में अमेरिका को अब तक कोई निर्णायक जीत नहीं मिली है। जीत तो छोड़ दीजिए, एक ऑब्जेक्टिव बता दीजिए जो अमेरिका ने हासिल करा हो इस वॉर में। जंग लगातार खिंचती जा रही है और इसलिए अमेरिका डील के लिए मजबूर होता दिख रहा है और ईरान के चक्रों में फंसा दिख रहा है। लेकिन सवाल यह है कि अमेरिका और ईरान के बीच में डील क्यों नहीं हो पा रही? आखिर फसाद की जड़ क्या है और ईरान की वो एक क्या शर्त है जिसमें पेंटागन के हाथ पांव फूलने लग गए? ईरान कह रहा है कि मिडिल ईस्ट के 19 ठिकानों पर तैनात 50,000 अमेरिकी सैनिक बोरिया बिस्तर बांधकर मिडिल ईस्ट खाली कर दें। 65 साल की मिलिट्री मौजूदगी को छोड़ना अमेरिका के लिए महाशक्ति के तमगे को उतार फेंकने जैसा है। पेंटागन के पास शर्त का कोई जवाब नहीं है, इसलिए वो मोहरे बदल रहा है। समंदर में थके हुए एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन को वापस बुलाकर उसकी जगह यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन की तैनाती की जा रही है। अमेरिका की इतनी दादागिरी दिखाने के बाद जाहिर सी बात उसे शर्त मंजूर नहीं और यही कारण है कि अमेरिका और ईरान में डील पर बात नहीं बन पा रही है। डोनाल्ड ट्रंप अब जंग में हार की वजह से हताश है और डील हो, समझौते हो जाएं जिससे कि ट्रंप की साख बच जाए, इसके लिए ट्रंप हर मुमकिन कोशिश में लगे हुए हैं। रूसी समाचार एजेंसी का दावा है कि अमेरिका ईरान में डील हो चुकी है, लेकिन ईरान ने फिर से वही शर्त रख दी है जिसकी वजह से अमेरिका फिर से टेंशन में है। ईरान की शर्त है कि अमेरिका और उसके सहयोगियों द्वारा ईरान पर भविष्य में कोई भी सैन्य हमला नहीं होगा। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होर्मुज पर ईरान का नियंत्रण और संप्रभुता बना रहेगा। ईरान को अपने यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम को जारी रखने के लिए अनुमति दी जाएगी। ईरान पर लगाए गए सभी प्राथमिक और सेकेंडरी आर्थिक प्रतिबंध पूरी तरीके से हटा दिए जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के ईरान विरोधी सभी पुराने प्रस्तावों को रद्द किया जाएगा। आईएईए बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के सभी प्रस्तावों और प्रतिबंधात्मक कार्रवाई का अंत किया जाएगा। युद्ध और पूर्व के प्रतिबंधों की वजह से ईरान को हुए आर्थिक नुकसान की पूरी भरपाई की जाएगी। मिडिल ईस्ट के क्षेत्रों और सैन्य अड्डों से अमेरिकी लड़ाकू सेनाओं को पूरी तरह वापस बुलाया जाएगा। विदेशों में फ्रीज की गई ईरान की संपत्तियों को बिना किसी शर्त के ईरान के लिए खोला जाएगा। लेबनान सहित सभी मोर्चों पर चल रहे सैन्य संघर्ष और युद्ध को स्थायी रूप से खत्म किया जाएगा। उधर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि ईरान पर नया हमला करने की कोई प्लानिंग नहीं है। दोनों में बातचीत के जरिए ही रास्ता निकालने की कोशिश हो रही है। यानी जंग के मोर्चे पर अमेरिका हार चुका और सिर्फ कूटनीतिक और आर्थिक दबाव के जरिए ही अमेरिका इस
जंग से निकलना चाहता है। जो देश हर देश को धमकाने का अंदाज रखता हो और फिर अचानक किसी बातचीत के टेबल पर आ जाए तो जनता इसे हार कहती है। भले अमेरिका के पास था गोला बारूद हो, आधुनिक हथियार हो, खरबों डॉलर का रक्षा बजट हो, लेकिन 28 फरवरी को जो आसान जीत का ख्वाब देखा गया था वो ख्वाब चकनाचूर हो चुका है। ईरान न तो घुटनों पर आया है, पाबंदियों का हथियार खराब हो चुका है और 50,000 सैनिकों की जान अमेरिका दांव पर लगा चुका है। कहा जाता है न कि सत्ता का घमंड जब जमीनी हकीकत से टकराता है तो महाशक्तियों की हालत ऐसी ही दिखती है, और यही हाल है ईरान से तनाव के बीच में अमेरिका की। एक बहुत मशहूर कहावत है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। अमेरिका ने ईरान से जंग तो छेड़ी लेकिन ईरान को घुटनों पर नहीं ला पाया। अब ईरान को झुकाने के लिए, घुटनों पर लाने के लिए, हराने के लिए अमेरिका पूरी दुनिया से दुश्मनी मोल लेने के लिए तैयार है, और डोनाल्ड ट्रंप यह आत्मघाती कदम भी उठाने के लिए तैयार है, क्योंकि वो किसी भी तरीके से तेहरान को झुकाना चाहते हैं। खबर यह है कि ईरान को घुटनों पर लाने के लिए, ईरान को छलनी करने के लिए अमेरिका दुनिया के उन देशों को निशाना बनाने की कोशिश में है जो कभी ईरान के संपर्क में थे या जो आज ईरान के संपर्क में है, और उसे अमेरिका अपना दुश्मन मानेगा। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट शुरू कर दिया है। इसके जरिए अमेरिका ईरान के साथ साथ उसके दोस्तों पर भी अटैक करना चाहता है। अटैक इन द सेंस आर्थिक हमले, वो मिसाइल गोला बारूद वाले हमले नहीं, इकोनॉमिक सैंक्शंस, जैसा आपने टैरिफ के मामले में देखा था। जो अमेरिका का टैरिफ टेरर था, पूरी दुनिया में किसी भी देश पर डोनाल्ड ट्रंप मनमाना टैरिफ थोप रहे थे। जाहिर सी बात है अमेरिका ईरान को जंग में झुका नहीं पाया। अमेरिका का मकसद पूरा नहीं हुआ। ईरान का मकसद था कि वो ईरान के परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाए। अमेरिका का मकसद था इसे रोक दे। इतना सब कुछ करने के बाद, इतने लाव लश्कर के बाद, इतने सैनिक के बाद, इतने तामझाम के बाद, इतने बड़े बड़े जंगी जहाज के बाद भी अमेरिका टस से मस ईरान को नहीं कर पाया। बीते 6 महीने की भीषण लड़ाई, सैकड़ों एयर स्ट्राइक, दर्जनों कूटनीतिक चालें, हजारों बैठकें, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। और अब अमेरिका ने फेंका है सबसे खतरनाक पासा, जिसे नाम दिया गया है ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट। यानी जो भी देश ईरान के नजदीक जाएंगे उसे इकोनॉमिक आउटकास्ट कर दें, चाहे वो कोई भी हो। यह महज ईरान के लिए नहीं है, बल्कि दुनिया के हर उस देश के लिए जो ईरान के साथ कभी रहा है, जो ईरान को सपोर्ट करता रहा है, हर उस कंपनी के खिलाफ है। यह एक इकोनॉमिक वॉर जो ईरान के साथ व्यापार करता रहा है, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो साझेदार हो, चाहे वो कॉम्पिटिटर हो, चाहे वो भारत हो, यूएई हो, चीन हो, रशिया हो। अमेरिका इन सब पर खुलेआम हमले करने को राजी हो गया है। आर्थिक अटैक करने की तैयारी। अमेरिका ईरान के सहयोगियों की कमर तोड़ना चाहता है और एक मैसेज ईरान को देना चाहता है कि आप जिन देशों के भरोसे अपनी इकोनॉमी को आज तक सस्टेन करते आए हो, उन देशों को भी अमेरिका नहीं बख्शेगा, और उसके लिए अलग से आर्थिक सैंक्शन प्लान किया जा रहा है। अमेरिका को लगता है कि जब तक ये देश ईरान की अर्थव्यवस्था चलाते रहेंगे तब तक ईरान झुकेगा नहीं। पहले ये जान लीजिए कि ईरान का व्यापार किस देश से कितना होता है। आइए देखते हैं। 1 2 3 4 5 के हिसाब से देखें तो दिक्कत यह है कि इसमें यूरोपीय यूनियन भी आता है। अब डोनाल्ड ट्रंप क्या यूरोपीय यूनियन के खिलाफ भी एक्शन लेंगे? क्या वहां दुश्मनी मोल लेंगे? क्या उस पर आर्थिक हमला करेंगे? कर सकते हैं, पहले टैरिफ के मामले में किया है। ईरान चाइना से सबसे ज्यादा व्यापार करता है। कुल संयुक्त व्यापार 32.38 अरब डॉलर का है, जो कि नंबर 1 व्यापारिक साझेदार है ईरान का। नंबर 2 यूएई, जो कि अमेरिका का बहुत खासम खास है। 28.17 अरब डॉलर का व्यापार संयुक्त व्यापार, इसमें आयात निर्यात दोनों शामिल है, इसलिए हमने इसको संयुक्त लिखा है। अब आ जाइए एक नेटो मुल्क टर्की, यह भी अमेरिका का लाडला है। 17.26 अरब डॉलर का व्यापार। अब क्या करेंगे ट्रंप साहब? इसके बाद आ जाइए चौथे नंबर पर इराक, 12.3 अरब डॉलर का व्यापार। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट 5 नंबर पे
टॉप 5 के हिसाब से, इसके बाद 6 से 10 की भी बात करेंगे। 6.74 अरब डॉलर यूरोपीय यूनियन। तो अमेरिका के पिछलग्गू हो गए 2, यूएई और तुर्की, और अमेरिका का साझीदार हो गया यूरोपीय यूनियन, यानी नेटो कंट्रीज ऑलमोस्ट। तो क्या इस पर एक्शन लेंगे? अब आगे आ जाइए आप। भारत के साथ बहुत ज्यादा नहीं है, 3.57 अरब डॉलर का व्यापार है। भारत के साइज के हिसाब से एक बहुत मिनिमम नंबर है। हां, पाकिस्तान का नाजायज औलाद पाकिस्तान, अमेरिका का नाजायज औलाद पाकिस्तान। पाकिस्तान की जो कुल कारोबारी लिमिट है वो है 3 अरब डॉलर, लेकिन यही पाकिस्तान ट्रंप का लाडला भी है और यहां का फील्ड मार्शल ट्रंप की गोद में बैठता है। क्या पाकिस्तान पर कार्रवाई होगी? रशिया और ओमान नेग्लिजिबल अमाउंट पर है, 2.48 अरब डॉलर, और ओमान 2.35 अरब डॉलर। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान, तो अमेरिका पाकिस्तान से दुश्मनी मोल लेगा क्या? ले भी सकता है। यूएई, क्या अमेरिका यूएई से दुश्मनी मोल लेगा? इंटरेस्टिंग मामला है। यूरोपीय यूनियन, क्या यूरोपीय यूनियन का आउटकास्ट करेगा अमेरिका? इकोनॉमिक आउटकास्ट करेगा अमेरिका। ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट में क्या यूरोपीय यूनियन, पाकिस्तान, यूएई ये आउटकास्ट किए जाएंगे? इसका जवाब मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप आपको बेहतर दे पाएंगे। बीते 6 महीने से जारी इस जंग में जमीनी हकीकत यह है कि ट्रंप प्रशासन सैन्य मोर्चे पर ईरान के खिलाफ कोई निर्णायक बढ़त हासिल नहीं कर पाए। अलबत्ता इस वॉर में अब तक 50 से अधिक सैन्य विमान अमेरिका के तबाह हो चुके हैं, जिसमें ड्रोन्स भी हैं, फाइटर जेट्स भी हैं। पहले आर्थिक प्रतिबंधों का ड्रामा किया गया, फिर कूटनीतिक ड्रामे चले, और अब इकोनॉमिक आउटकास्ट का ड्रामा शुरू किया है अमेरिका ने। ईरान की सत्ता और उसकी सेना आज भी अपनी शर्तों पर अड़ी हुई है। जब तोपों और बयानों से बात नहीं बनी तो अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने एक ऐसा ब्लूप्रिंट दिया जो किसी आर्थिक नरसंहार से कम साबित नहीं होगा। मकसद साफ है, ईरान को जिंदा रखने वाली हर एक लाइफलाइन को काट देना, तेहरान को अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार और विदेशी मुद्रा से 100% बेदखल कर देना। वैश्विक नेताओं को सीधी चेतावनी, या तो ईरान से रिश्ते खत्म करो या फिर अमेरिका के एक्शन के लिए तैयार हो। बेसेंट का बयान साफ इशारा कर रहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्षों को फोन घुमा रहे हैं। अल्टीमेटम दिया जा रहा है, व्यापार बंद करो। अमेरिका अब सिर्फ ईरान को निशाना नहीं बना रहा, बल्कि ईरान के साथ लेन देन करने वाले हर मुल्क की गर्दन पर आर्थिक तलवार लटका रहा है। लेकिन क्या हर मुल्क अमेरिका के इस कार्रवाई के लिए खुद को तैयार मानेगा या फिर जायज ठहराएगा? क्या अमेरिका इकोनॉमिक आउटकास्ट करेगा यूरोपीय यूनियन को? मैं फिर से पूछना चाहता हूं, जब स्कॉट बेसेंट इतने चौड़े होकर यह बात कर रहे हैं कि हम अमेरिकी कार्रवाई करेंगे, तो क्या स्कॉट बेसेंट चाइना के खिलाफ कार्रवाई करेंगे? सबसे ज्यादा व्यापार करता है, नंबर 1 पर है, नंबर 2 पर यूएई है। क्या यूएई पर कार्रवाई करेगा अमेरिका? यूएई तो लाडला है। क्या टर्की जो नंबर 3 पर है उस पर कार्रवाई होगी? क्या पाकिस्तान जो नंबर 7 पर उस पर कार्रवाई होगी? स्कॉट बेसेंट को इन सवालों का जवाब देना चाहिए, मुझे लगता है। मेरे हिसाब से मेरे सामने होते मैं स्कॉट बेसेंट से सवाल पूछ लेता, क्या आप इन देशों पर कार्रवाई करेंगे? क्या आप इन देशों का इकोनॉमिक आउटकास्ट करेंगे? जबकि अमेरिका ने बीते कई सालों से ईरान पर सैंक्शन लगा रखा है। मैं अमेरिका से पूछना चाहता हूं, आपने क्या हासिल कर लिया? बावजूद इसके दुनिया के कई देश ईरान के साथ व्यापार कर रहे हैं। कितना व्यापार होता है ईरान का अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद? जल्दी से नजर डालते हैं। कुल आयात 68.55 अरब डॉलर, कुल निर्यात 56 अरब डॉलर। अमेरिकी सैंक्शंस 40 साल से हैं, तब जाकर वर्ल्ड बैंक का आंकड़ा यह कहता है। इस खबर को आगे बढ़ाएंगे। चलिए मान लिया जाए कि अमेरिका ईरान के सभी व्यापारिक सहयोगियों पर इकोनॉमिक आउटकास्ट कर सकता है या ऑपरेशन चला सकता है, सेकेंडरी सैंक्शन का हंटर लगा सकता है, तो यह भी उतनी ही सच्चाई है कि दुनिया के बड़े हिस्सों से, बड़ी ताकतों से अमेरिका को सीधे टकराव मोल लेना होगा। और हो सकता है कि ईरान कोई रिएक्शन ना दे, लेकिन उसके सहयोगी देश अमेरिका के खिलाफ मोर्चा खोल सकते हैं। भले ही वो मोर्चा जंग का ना हो, लेकिन डॉलर के दबदबे को खत्म करने के लिए ब्रिक्स देश आगे आ सकते हैं। दुनिया की बड़ी ताकतें ब्रिक्स के साथ अलाइन हो सकती हैं। हाल में आपने देखा होगा, मैं एग्जांपल आपको देता हूं, जब अमेरिका ने टैरिफ से डराने की कोशिश की तो दुनिया के बड़े बड़े देशों ने, इंक्लूडिंग ब्रिटेन,
इंक्लूडिंग यूरोपीय यूनियन, इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, सबने भारत के साथ बड़ी बड़ी ट्रेड डील की, जिससे अमेरिका के इस टैरिफ को खत्म किया जा सके, इस टैरिफ को चुनौती दी जा सके। वैसे भी डॉलर को लगातार रूस, चीन, उत्तर कोरिया, भारत मिलकर चुनौती दे रहे हैं, क्योंकि ये देश अपनी करेंसी में व्यापार करना चाहते हैं। और इस जंग का एक कारण डॉलर के दबदबे को बचाए रखना भी है, ये भी आप मानकर चलिएगा। दुनिया को बताए कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था इस वक्त हाँफ रही है, और इसी वजह से अमेरिका को लगता है कि अमेरिका अगर डॉलर को बचाना चाहता है तो उसे अपने देश में उन चीजों को बढ़ावा देना होगा जिसकी इंडस्ट्री सबसे ज्यादा है। तो अमेरिका में दो इंडस्ट्री सबसे बड़ी है, एक आईटी, दूसरी डिफेंस। अगर अमेरिका वॉर नहीं लड़ेगा तो फिर डिफेंस कंपनी क्या करेंगी? दुनिया के 40% बाजार पर सिर्फ अमेरिकी कंपनीज का कब्जा है डिफेंस मार्केट पर, मोटा मोटी आंकड़ा अगर आप देखें। इसी वजह से अमेरिका चौतरफा प्लानिंग कर रहा है, जिससे कि न सिर्फ अपनी साख बचा सके बल्कि अपने देश को, अपनी इकोनॉमी को भी बचा सके। लेकिन हकीकत यह है कि अमेरिकी इकोनॉमी पर आज की तारीख में $40 ट्रिलियन से ज्यादा का कर्ज हो चुका है। अमेरिकी दबाव और सैंक्शंस के बावजूद अमेरिका को बहुत फायदा नहीं हुआ, लेकिन इनके बावजूद कई ऐसे देश हैं जो ईरान से लगातार व्यापार जारी रख रहे हैं, और इस व्यापार के जरिए ही ईरान की इकोनॉमी चलती है। कौन सा देश कितना व्यापार करता है, चलिए जान लेते हैं। इस वक्त ईरान के साथ सबसे ज्यादा व्यापार चीन कर रहा है, $14.58 का निर्यात। इराक कर रहा है $11.7 अरब का निर्यात। इसके अलावा यूएई $7.16 अरब का निर्यात, टर्की $6.1 अरब का निर्यात, अफगानिस्तान $2.3 अरब का निर्यात, पाकिस्तान $2.27 अरब का निर्यात, भारत $1.97 अरब का निर्यात, ओमान $1.57 अरब का निर्यात, रशिया $1.05 अरब का निर्यात, और 10वें नंबर पर अजरबैजान $0.72 अरब का निर्यात। इसका जो सोर्स है वो भी हमने आपको बता दिया, विश्व व्यापार संगठन और ट्रेड डेटा मॉनिटर 2024 के आंकड़े बताते हैं। अगर हम ईरान के निर्यात की बात करें तो चीन अकेले $14.58 अरब का आधिकारिक और $31.2 अरब से ज्यादा का गुप्त तेल डिस्काउंट पर खरीद रहा है। इराक अपनी बिजली और गैस के लिए ईरान पर $11.7 अरब के साथ निर्भर है, तुर्की गैस पाइपलाइन से जुड़ा हुआ है। तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान ईंधन और खाद्य सामग्री के लिए ईरान के दरवाजे पर खड़े रहते हैं। यानी खाड़ी के देश भी ईरान के साथ व्यापार करते हैं, पूरा वेस्ट ईरान के साथ व्यापार करता है, चाइना व्यापार करता है, रशिया व्यापार करता है। क्या अमेरिका की औकात है कि वो कंबाइंडली रशिया, चाइना, पूरा वेस्ट, इन सब के साथ आर्थिक मोर्चों पर जंग मोल ले ले? अब सवाल उठता है, क्या अमेरिका इन सभी मुल्कों के खिलाफ एक साथ प्रतिबंधों का मोर्चा खोल सकता है? अगर ऐसा कुछ हुआ तो यह भी निश्चित है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में भयंकर सुनामी को दावत देगा, दुनिया को भुखमरी और दूसरे आर्थिक तंगी के हालात में धकेला जाएगा। वैसे भी हुर्मुज बंद होने की वजह से पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर जबरदस्त प्रेशर है। अमेरिका के इस कदम से ईरान घुटने पर आएगा या नहीं आएगा ये तो पता नहीं, लेकिन विश्व की इकोनॉमी में एक तबाही जरूर हो सकती है, और यह होगी अमेरिका के बर्बादी की कहानी। बेशक विश्व इससे एक ना एक दिन फिर से उबर जाएगा, लेकिन शायद अमेरिका इस तबाही से उबर पाए या ना उबर पाए, ये साफ नहीं रह जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड नाउ में आपको लिए चलते हैं भारत के पड़ोसी मुल्क नेपाल में, जहां पर भयंकर त्रासदी, प्राकृतिक त्रासदी, और ये कोई प्रलय से कम की तस्वीर नहीं है। तस्वीर आप देखिए, आपके सामने है। आज ग्लेशियर फटने की खबर आई नेपाल से, जहां पर हजारों लोग लापता बताए जा रहे हैं, जिसके बाद कहा जा रहा है कि सीसीटीवी तक में यह भयंकर त्रासदी का मंजर कैद हुआ है। देखिए, 1 सेकंड में सब कुछ तबाह, पल भर में सब कुछ गायब। नेपाल से आई ये तस्वीरें रोंगटे खड़ी कर रही हैं। अब तक नेपाल में बाढ़ और प्रलय के कारण 60 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अब इस ब्रिज की तस्वीर आप देख लीजिए। यह ब्रिज पानी में, पानी के बहाव में तिनके की तरह बह रहा है।
लाखों टन वजनी ये पुल किस तरह से तिनके की तरह बह गया। 1000 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। सिर्फ भारत के ही 150 से ज्यादा लोग लापता हैं। एक एक तस्वीर डरा रही है। ये तस्वीरें नेपाल से आई हैं। जरा फुल स्क्रीन आपको तस्वीर दिखाते हैं, एक एक करके सीक्वेंस से। फिर से आप तस्वीर देखिए। नेपाल की तबाही बताने के लिए काफी है। नेपाल में बर्बादी का आलम किस प्रकार है, इन तस्वीरों को देखकर रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं लोगों के। लोग दहशत में हैं कि प्रकृति जब अपने रौद्र रूप पर आती है तो फिर किस तरह का आलम होता है। तिनके की तरह गाड़ियां बह रही हैं। पानी की रफ्तार जो है, उसकी आवाज सुनकर आपका कलेजा हिल जाएगा। खबर यह है कि चीन के तिब्बत से आई बाढ़ ने नेपाल के रिसुआ जिले में भारी तबाही मचाई है। कोशी नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से टिमोरे और सियाब्रुबेस्की इलाके में कई घरों को नुकसान पहुंचा है। दर्जनों ब्रिज बह गए हैं, जिसकी एक तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। अब इस तस्वीर को देखिए, जरा फुल स्क्रीन तस्वीर रखिए पीसीआर प्लीज, थैंक यू। एक एक तस्वीर आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे। ये तस्वीर आप देखिए, पूरा डैम फूट रहा है। लोग ये मानकर चल रहे थे कि कुछ नहीं होगा, लेकिन तिनके की तरह एक एक करके पुल, एक एक ब्रिज बहते चले गए। बाढ़ की चपेट में रसुआ का एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी आया और वो बह गया। न्यूज एजेंसी एपी के मुताबिक अब तक 62 लोगों के मारे जाने की खबर है। बाढ़ के बाद हजारों की संख्या में लोग लापता हैं। नेपाल के पर्यटन विभाग के मुताबिक 384 लोगों का पता नहीं चल पा रहा है। इनमें 291 विदेशी पर्यटक हैं, 105 भारतीय नागरिक हैं। इसके अलावा टिमोरे बॉर्डर पोस्ट पर तैनात 9 पुलिसकर्मी भी लापता बताए जा रहे हैं। रेस्क्यू टीमों ने अब तक 25 लोगों को बचा लिया है। राहत और बचाव अभियान में 14 हेलीकॉप्टर लगाए गए हैं। लापता लोगों की तलाश की जा रही है। ये देखिए, रिसुआ डैम की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां सीसीटीवी में यह मंजर कैद हुआ है। लोगों के पास अपनी जान बचाने के लिए 1 सेकंड का वक्त नहीं था, और ये गाड़ियां जो बड़ी बड़ी बसें थी वो तिनके की तरह एक झटके में साफ हो गई, एक झटके में खत्म हो गई। पानी के वेग के आगे कुछ नहीं बचा। खबरों की माने तो तिब्बत में ग्लेशियर झील फटने की वजह से अचानक पानी कोशी में आया, लेकिन सवाल यह है कि ये झील अचानक क्यों फट गई। दरअसल ग्लेशियर झील के सामने अक्सर बर्फ, मिट्टी, पत्थर और मलबे की प्राकृतिक बांध जैसी संरचना होती है। ये बांध कमजोर पड़ जाए या टूट जाए तो झील का पानी अचानक नीचे बहने लगता है। इसे ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड यानी कि ग्लेशियर झील फटने से आने वाली बाढ़ कहते हैं। चलिए आपको बताते हैं इसकी मुख्य वजहें क्या है। पानी का स्तर बहुत तेजी से बढ़ना, क्लाउड बर्स्ट होने की वजह से भी कई बार ग्लेशियर में पानी बहुत तेजी से बढ़ जाता है, जिसके ऊपर बांध पर दबाव बढ़ने लगता है। इसके अलावा ग्लेशियर और चट्टानों का गिरना, बड़े हिस्से में अगर झील के चट्टान गिर रहे हैं या फिर बड़े हिस्से में ज्यादा मात्रा में बर्फ जमा हो जा रहा है तो ही प्राकृतिक बांध को तोड़ देता है। भूस्खलन अगर आसपास की पहाड़ी से मलबा झील के पानी में अचानक गिरता है तो पानी में उफान आ सकता है। जो प्राकृतिक बांध है उनका कमजोर होना, बांध में दरार, पानी का रिसाव या कटाव होने की वजह से अचानक टूट सकता है। इसके अलावा भूकंप और दूसरे प्राकृतिक हलचल की वजह से भी झील का प्राकृतिक बांध अस्थिर हो सकता है और इसलिए ये ग्लेशियर फट जाते हैं, आउटबर्स्ट होते हैं। ऐसी ही तबाही केदारनाथ में देखी गई थी। याद कीजिए, जब केदारनाथ के ऊपरी इलाके में ग्लेशियर फटा था तब भी
हजारों लोग लापता हुए थे और सैकड़ों लोग मारे गए थे। जब जब ग्लेशियर फटते हैं तो तबाही बेहिसाब होती है और नेपाल से जो तस्वीर आई है वो यकीनन बहुत खतरनाक है। नेपाल में आए अचानक सैलाब में 1000 से ज्यादा लोग बह गए। इसकी वजह से अब इसे प्रलय के तौर पर देखा जा रहा है। हिमालय की बात करें तो पिछले 15 साल में इस वजह से 5 महातबाही हो चुकी है। हालांकि ग्लेशियर फटने में इतिहास की सबसे दर्दनाक घटना पेरू में दर्ज की गई 1970 में, जब 18,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। और खबर यह है कि नेपाल में भी, एक बार फिर से फुल स्क्रीन आपको तस्वीर दिखाते हैं, नेपाल में भी मरने वालों का आंकड़ा, लापता लोगों का आंकड़ा बहुत ऊपर जा सकता है, जिस तरह की तस्वीर वहां से लगातार सामने आ रही है। आपको यह भी बता दें कि इस घटना के बाद बिहार के कई जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। खास करके कोसी नदी और गंडक नदी के इलाकों में बिहार में अलर्ट जारी कर दिया गया है और केंद्रीय गृह मंत्री ने बातचीत की है बिहार के मुख्यमंत्री से और हर संभव मदद का भरोसा दिया है। नेपाल से आने वाली हर एक खबर पर हमारी नजर रहेगी, एक एक अपडेट आपको देंगे। वक्त एक ब्रेक का है, वर्ल्ड नाउ में इतना ही। फौरन लौट रहे हैं, देखते रहिए इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।